नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान वृक्ष के इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग का एक नया टॉपिक शुरू होने जा रहा है, प्राकृतिक वनस्पति। तो आज हम लोग पूरा प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, कौन कौन से वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं कि भारत में मुख्यतः 5 प्रकार के वन हैं। ऐसा जनरली देखेंगे तो ज़्यादातर ही वन मिलेंगे, लेकिन भारत में मुख्य रूप से 5 वन पाए जाते हैं, 5 प्रकार के वन। जैसे आपको सदाबहार वन मिलेगा। सदाबहार वन को हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। उसके बाद आपको मिलेगा पतझड़ी वन। पतझड़ी वन या मौसमी वन भी बोला जाता है, या पर्णपाती वन भी कहा जाता है। उसके बाद तीसरा आपका जो वन है वो है कटीले वन। कटीले या मरुस्थलीय वन भी कहा जाता है। चौथा आपका है पर्वतीय वन, और 5वां है मैंग्रोव वन या ज्वारीय वन भी कहा जाता है। तो इन्हीं 5 को पढ़ना हम लोग को एकदम, मतलब कहने का है कि हमारा जो बेस है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से ये वन है। तो देखिए, पहला जो हमारा वन है इसका नाम है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सदाबहार बोलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। मतलब कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है सदाबहार वन, इसी को कहा जाता है। उसके बाद इंग्लिश में इसे एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो वन है यह है पर्णपाती वन। पर्णपाती वन या इसे पतझड़ भी बोलते हैं, पतझड़ वन, या इसका एक और नाम है मानसूनी वन भी कहा जाता है, मानसूनी वन। मतलब इन तीनों में से कोई भी एक नाम दे तो आपको समझना है कि ये पर्णपाती वन या पतझड़ वन, मानसूनी एक ही है। उसके बाद तीसरा जो वन है वो है कटीले वन। इसे पर्णपाती, पतझड़, मानसूनी को हम लोग बोलते हैं डिसिडुअस फॉरेस्ट। तो डिसिडुअस फॉरेस्ट को याद रखिएगा। उसके बाद ये है कटीले वन। कटीले वन यानी कि डेजर्ट फॉरेस्ट। उसके बाद चौथा जो वन है हमारा यह है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन यानी कि माउंटेन फॉरेस्ट। और 5वां है मैंग्रोव यानी कि ज्वारीय या मैंग्रोव। मैंग्रोव को मैंग्रोव ही बोलते हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट वन। इन 5 वनों को आप याद रखिएगा। एक पॉइंट और याद रखेंगे आप कि भारत में सबसे ज्यादा वन कौन सा पाया जाता है। इसे याद रखना है, भारत में सर्वाधिक पाया जाता है, भारत में सर्वाधिक। तो भारत में सर्वाधिक कौन सा वन पाया जाता है? तो भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है मानसूनी, पतझड़ या पर्णपाती, तीनों एक ही वन है, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। चलिए मैप पर हम इन 5 को देख लेते हैं। एक बार नोट कर लीजिएगा आप कहीं से कि देखिए, मैं 1 नंबर पे लिखा हूं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यानी कि सदाबहार, इंग्लिश में बोलते हैं इसे एवरग्रीन फॉरेस्ट। पर्णपाती वन, पतझड़ वन, मानसूनी वन, तीनों एक ही वन है, इसे डेसिडुअस फॉरेस्ट बोलते हैं। कटीले वन यानी कि डेजर्ट फॉरेस्ट। पर्वतीय वन माउंटेन फॉरेस्ट। और ये जो ज्वारीय है इसे मैंग्रोव फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा इसको मैप पर देख लेते हैं। इसे मैप पर देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। ये हमारा इंडिया है, नीचे तक दिख रहा है।
यह हमारा इंडिया है। चलिए अब देखिए, इंडिया में मैं सारे वनों को, 5 वनों को मैं नंबर से दर्शा दे रहा हूं। जैसे 1 नंबर में जहां लिखूंगा आप समझेंगे कि वहां पर कौन सा वन पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय वर्षाबहार यानी कि सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो देखिए ये जो एरिया आप देख रहे हैं यहां से लेकर के पूरा यहां तक, ये जो एरिया आप देखते हैं ना, ये कौन सा एरिया है, ये है आपका, ये है पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट में भी, पश्चिमी घाट मतलब वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट में भी पाए जाते हैं। ये 1 मैंने लिखा है। उसके बाद ये यहां भी पाया जाता है, इस एरिया में भी पाया जाता है, इस एरिया में भी पाया जाता है। उसके बाद यहां से ये जो मेघालय का आप एरिया देख रहे हैं, ये जो आप एरिया देख रहे हैं मेघालय का पूरा शिलांग का पठार, यहां से लेकर पूरा यहां तक, ये कौन सा वन पाया जाता है, ये उष्णकटिबंधीय यानी कि सदाबहार, उष्णकटिबंधीय यानी कि सदाबहार, उष्णकटिबंधीय यानी कि सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब इसके बाद यहां जो आप देखते हैं अंडमान निकोबार, जो यहां अंडमान निकोबार आप देखते हैं, यहां पर भी यही वन पाए जाते हैं, यहां पर भी यही वन पाए जाते हैं। उसके बाद ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये, और यहां एरिया, ये देखिए ये सबसे बड़ा जो एरिया आप देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा, ये इस पे पाया जाता है। मैं 2 से इसे इंडिकेट कर दे रहा हूं, 2 मैं लिख दे रहा हूं इसे। ये 1 है, देखिए जहां जहां मैं 2 लिखा हूं, 2 नंबर जहां मैं 2 दिया हूं, वहां पे कौन सा वन पाए जाएंगे, तो यहां पर वन पाए जाएंगे पर्णपाती वन, पर्णपाती या इसे बोलते हैं मानसून या पतझड़ी, इसे समझना है। ये एवरग्रीन है और ये डेसिडियस है। उसके बाद ये जो मैं 3 नंबर दे रहा हूं यहां पर, ये जो 3 नंबर मैं दे रहा हूं, इस एरिया में कौन से वन पाए जाते हैं, इस एरिया में कौन से वन पाए जाते हैं, ये जो 3 मैंने
दिखाया है यहाँ पे, जो इंडिकेट किया गया है 3 नंबर से। तो 3 नंबर का जो वन है ना, 3 नंबर का, ये है हमारा कटीला वन। कटीले वन यानी कि इसे डेजर्ट बोल सकते हैं, डेजर्ट फॉरेस्ट बोल सकते हैं, मरुस्थलीय वनों को दर्शा रहा है। उसके बाद इस एरिया में मैं 4-4 इंडिकेट कर दे रहा हूँ, 4-4। देखिए अब मैं जहां जहां 4-4 लिखा हूं, जैसे ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, ये सिक्किम का क्षेत्र है, ये कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है। तो जहां जहां मैं 4-4 लिखा हूं, ये एरिया जो है ये किसको दर्शाता है, 4 वाला, ये दर्शाता है पर्वतीय वन। पर्वतीय वन कहने का मतलब माउंटेन फॉरेस्ट, ये हो गया। उसके बाद इस एरिया में यहाँ पर मिलेगा आपका बंगाल की खाल, ये सुंदरवन का डेल्टा है, ये सुंदरवन का डेल्टा है। और यहाँ पर आपको मिलेगा ज्वारीय वन, इसे मैं 5-5 लिख दे रहा हूँ। पाँच पाँच में लिख दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ महानदी के डेल्टा में भी है, उसके बाद कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में भी है, उसके बाद सबसे ज़्यादा ये तो यहाँ पाया जाता है, इस एरिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसे भी मैं 5-5 कर दे रहा हूँ। देखिए जहाँ जहाँ इस टाइप का लिखा हुआ है, ये हमारा कौन सा है, तो ये वन है हमारा ज्वारीय। ज्वारीय बोलते हैं या मैनग्रोव वन बोलते हैं, मैनग्रोव या इसे क्या बोलते हैं, ज्वारीय वन। ज्वारीय वन, बात समझ रहे हैं। अब देखिए अगर आप एसएससी का तैयारी करते हैं तो जनरली क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाएंगे यहाँ से। जैसे पूछेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर कौन सा वन पाया जाता है, तो अंधा आदमी भी देखकर बता देगा। देख लीजिए 2 नंबर वाले सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं, इसका मतलब कौन सा, पर्णपाती मानसूनी यानी कि पतझड़ी वन। मतलब कहने का ये है कि ये सभी वन भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो इसे याद रखना है। यही जनरली पूछा जाता है। और डाटा बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे पूछेगा कि परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है, या पूछ देगा भारत में सर्वाधिक वन कहाँ है। इस तरीके से पूछा जाता है एसएससी टाइप के एग्जाम में। या पूछ देगा आपसे कि अंडमान निकोबार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो अगर आप इसे पढ़े नहीं रहेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी एग्जाम में। तो इसे देख लीजिए आप, यहाँ पर अंडमान निकोबार है, यहाँ पे मैंने वन से दर्शाया। देख लीजिए ये पश्चिमी घाट में कैसा वन पाया जाएगा, पश्चिमी घाट में किस प्रकार का वन, तो पश्चिमी घाट में किस प्रकार का वन है, तो ये है उष्णकटिबंधीय सदाबहार। पूर्वी ये कोरोमंडल तट पे भी है, उसके बाद अंडमान निकोबार में है, और उसके बाद और देखिए थोड़ा सा देख लीजिए उष्णकटिबंधीय एक जगह और मिलेगा आपको। यहाँ से जब हिमालय जाता है ना, हिमालय यहाँ से, तो हिमालय का जो तराई क्षेत्र है ना, तराई यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं 1-1 कर दे रहा हूँ। यहाँ पर हिमालय का तराई क्षेत्र, अगर आपसे कभी गलती से पूछ दिया कि हिमालय के तराई क्षेत्र में कौन सा वन पाया जाता है, तो आपको आंसर बताना होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। हिमालय के तराई क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, ध्यान रखना इसे। तो देखिए 5 जगह पर आपको मिलेगा, 5 जगह इसका स्थान मिलेगा आपको। जैसे देख लीजिए पहला पश्चिमी घाट, ये पश्चिमी घाट है, उसके बाद अंडमान निकोबार, उसके बाद शिलोंग का पठार मतलब मेघालय वाले क्षेत्र में 3 हुआ। उसके बाद ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये तराई क्षेत्र है 4 हुआ, और इसके बाद ये 5वां जगह, मतलब 5 जगह पर ये वन पाया जाता है, इसे ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बारी बारी से इन वनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम उष्णकटिबंधीय वर्षा वन यानी कि सदाबहार वन। देखिए ये वैसे वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय मतलब ट्रॉपिकल एवरग्रीन,
मतलब सदाबहार वन, ये कैसे वन होते हैं सदाबहार, तो बारी बारी से हम इन्हें पढ़ेंगे सदाबहार वन के बारे में। देखिए इन वनों के लिए 200 सेंटीमीटर मतलब वार्षिक वर्षा से ज़्यादा होना चाहिए। 200 सेंटीमीटर से जहाँ भी वर्षा अधिक होती है वहाँ पर ये वन पाए जाएंगे। तो इसके लिए 200 सेंटीमीटर वर्षा औसतन, ये एवरेज में चाहिए, औसतन 200 सेंटीमीटर वर्षा, 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए, अधिक वर्षा चाहिए। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए किस वन के लिए भाई? तो ये चाहिए सदाबहार वन के लिए। अच्छा, इनके लिए हमेशा पानी चाहिए, मतलब कहने का है कि हमेशा वर्षा होते रहना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि समुद्र के किनारे के तरफ ही ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि मतलब विषुवत रेखा पर देखिए यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लो ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी ये 0 डिग्री है। मैंने बताया था ना कि सूर्य की किरणें यहाँ पर लंबवत गिरती है, तो सबसे ज़्यादा गर्मी इन्हीं क्षेत्रों में होता है। अब बताइए कि सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पर होती है, तो पानी का वाष्पीकरण भी तो यहीं पर होगा। पानी का वाष्पीकरण होगा तो वर्षा भी इन्हीं क्षेत्रों में होगा, तो वर्षा भी इन्हीं क्षेत्रों में होता है। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा सदाबहार वन विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। मतलब कहने का ये है कि उष्णकटिबंधीय या सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसलिए इसे विषुवत रेखीय वन भी कहा जाता है या विषुवतीय वन भी कहा जाता है। बात समझ गए? तो मतलब कहने का ये है कि ये सालों भर हरा भरा रहते हैं। मतलब ये इन्हें सदाबहार इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सालों भर हरा भरा रहते हैं। इसे याद रखेंगे, सालों भर मतलब कि ऑल ईयर लॉन्ग ये हरा भरा रहते हैं, एवरग्रीन रहते हैं, और वर्षा हमेशा होती रहती है। इसलिए उस क्षेत्र में ये वन जहाँ पाए जाते हैं उस क्षेत्र में हमेशा वायुमंडल में नमी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि पानी जो पौधों का वाष्पीकरण होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ये पौधे कभी पत्तियां अपना नहीं गिराते हैं, क्योंकि इनको सालों भर पानी मिलते रहता है। तो ये पत्तियां नहीं गिराते हैं और भी सघन होते चले जाते हैं और घने होके चले जाते हैं। मतलब ये वन इतने घने हो जाते हैं कि इनके अंदर, मतलब कहने का है कि ये वन जहाँ पर पाए जाते हैं ये इतने घने हो जाते हैं कि वहाँ पर सूर्य की रोशनी जो होती है वो जल्दी वन के मतलब नीचे धरती के सतह तक नहीं पहुँच पाती है। ये इतने घने हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। सालों भर वर्षा होने के चलते नीचे का क्षेत्र दलदली हो जाता है, वनों में एकदम अंधेरा सा हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये वन जहाँ पर होते हैं वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता भी बहुत ज़्यादा होता है। ये जैव विविधता के केंद्र माने जाते हैं। कौन सा वन? तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो देखिए इस एरिया में वर्षा ज़्यादा होती है क्योंकि हमारा जो मानसून है वो मैंने बताया था कि मानसून यहाँ पे जाकर टकराता है और टकराने के बाद खूब वर्षा कराता है इस क्षेत्र में। अब खूब वर्षा कराता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर वर्षा कराने के बाद यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब देखिए, अब इन वनों में कुछ महत्वपूर्ण लकड़ियाँ पाई जाती है। कुछ महत्वपूर्ण लकड़ी मतलब कहने का पेड़, इसमें इस वन में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो महत्वपूर्ण पेड़ आप याद रखेंगे, चेस्टनट, आबनूस, चेस्टनट पाया जाता है, आबनूस पाया जाता है। उसके बाद आपका महोगनी पाया जाता है। चेस्टनट हो गया, आबनूस हो गया, महोगनी हो गया। उसके बाद यहाँ पर रोजवुड इस टाइप के मतलब पौधे पाए जाते हैं। ये पेड़ पाए जाते हैं, चेस्टनट, आबनूस, महोगनी, रोजवुड इस टाइप के पौधे पाए जाते हैं। तो देखिए आपके एग्जाम में इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं कि चेस्टनट, आबनूस, महोगनी, रोजवुड इस टाइप के जो पौधे हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, किस प्रकार के वन के पौधे हैं? तो आपको आंसर बताना होगा क्या? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अब देखिए इसमें क्या है कि हर वन से प्रश्न पूछा जाता है कि अगर मान लो पूछ दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ एक उष्णकटिबंधीय पर्णपाती का है, मतलब पतझड़ वन में पाए जाते हैं, तो आपको बताना होगा। तो इसे याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। और इस क्षेत्र में और ये तराई के क्षेत्र में अब पूछ देगा कि हिमालय के तराई के क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं।
अगर पूछ दिया आपसे कि अंडमान निकोबार में कौन से वन पाए जाते हैं, तो आंसर क्या देंगे आप? तो आंसर देना होगा आपको सदाबहार वन। पश्चिमी घाट में कौन से वन पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं कौन से वन? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। देखिए इस एरिया में भी पाए जाते हैं, कोरोमंडल तट में, लेकिन यहाँ पर लोगों ने खेती करने के लिए ज़्यादातर वनों का सफाया कर दिया है। तो इसे भी थोड़ा बहुत याद रखेंगे कि ये भी वही क्षेत्र है जहाँ पर ये पाया जाता है। अच्छा, पहला हो गया। अब चलते हैं दूसरी तरफ, दूसरा वन की तरफ बढ़ते हैं हम। सबको समझते चलिए। देखिए दूसरी तरफ चलते हैं हम, तो दूसरे वन का नाम है पर्णपाती मानसूनी यानी पतझड़ी। देखिए एक लकड़ी और है सदाबहार वन का, सदाबहार का वन का एक लकड़ी और है जिसका नाम होता है एबोनी। कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है कि एबोनी किस वन में पाया जाता है लकड़ी, तो एबोनी, चेस्टनट, महोगनी, ये सब याद रखिएगा, ये सदाबहार वन का ही है। अब बढ़ते हैं कौन सा? पर्णपाती वन। तो यहाँ पर पर्णपाती वन, पर्णपाती को 3 नामों से जानते हैं, पता है ना? पर्णपाती वन, इसे बोलते हैं पर्णपाती को, मानसूनी, पतझड़ी, ये सब। तो देखिए इस वन के लिए वर्षा चाहिए, इस वन के लिए वर्षा कितना चाहिए? 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा, 200 सेंटीमीटर वर्षा औसतन। वार्षिक वर्षा जो है वो इतना चाहिए, 100 से 200 सेंटीमीटर किसके लिए चाहिए? पर्णपाती मानसूनी वन के लिए। इसे याद रखना है। इसमें लकड़ियां कौन कौन सी होती है? इस जो ये जो देख रहे हैं आप, ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसमें कौन कौन सी लकड़ियां होती हैं? तो इसमें लकड़ियां होती है जैसे साल हो गया, साल का पेड़ हो गया, सागौन का, इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, ये दोनों एक ही जैसे होते हैं। साल हो गया, सागौन हो गया। उसके बाद आपका शीशम, शीशम का नाम सुने होंगे, शीशम हो गया। आपका साख हो गया, साख मतलब सखुआ। उसके बाद चंदन हो गया, चंदन की लकड़ी। तो इस टाइप की जो भी लकड़ियाँ पाई जाती है ये सब इसी में पाई जाती है। आंवला का वृक्ष भी इसी में पाया जाता है, आंवला जो होता है वो इसी में पाया जाता है, इसे भी याद रखना है। तो ये 4-5 प्रकार की जो पेड़ पाए जाते हैं, जैसे साल, सागौन, शीशम, और भी जैसे आम भी ले सकते हैं आप, आम भी इसी में पाया जाता है। भारत के देख रहे हैं, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब इसी में पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, इसे याद रखना है। तो साल, सागौन, शीशम, साख, चंदन, आंवला, आम, ये सभी लकड़ियाँ एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, इसे याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सागौन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। तो आंसर देख लीजिए आप कि इसका जो विस्तार है वो यहाँ उत्तर प्रदेश से, अगर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु तक, और इधर मध्य प्रदेश से लेकर के इधर आप आ जाइए छत्तीसगढ़, झारखंड तक, मतलब इस एरिया तक ये फैला हुआ है। तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ये भारत के सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर। तो इसे याद रखेंगे। पर्णपाती वन के लिए वर्षा चाहिए 100 से 200 सेंटीमीटर तक। वर्षा समझ रहे हैं आप, ये वर्षा है। लकड़ियाँ पेड़ पाए जाते हैं, साल के पेड़, सागौन के पेड़, शीशम के पेड़, साख, चंदन, आंवला, आम। और एक पॉइंट यहाँ पर, यह वन भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है। यह वन भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाया जाता है, इसे भी याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा देखते हैं। तीसरा वन हमारे यहाँ कौन सा है? 3 नंबर पे कौन सा है? तो यह है कटीले वन, डेजर्ट फॉरेस्ट, जो मरुस्थल में पाया जाता है। कटीले वन, कटीले वन सामान्यतः मतलब मुख्यतः मरुस्थल में पाए जाते हैं, मुख्यतः मरुस्थल में पाए जाते हैं। इसे याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कटीले वन मुख्यतः मरुस्थल में पाए जाते हैं। और देखिए एक और बात मैं बता देना चाहता हूं, उसे ध्यान में थोड़ा रखिएगा। ये जो पर्णपाती वन है ना, पर्णपाती वन जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़े हैं, पर्णपाती वन, ये साल में एक बार अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं, क्योंकि
ये मानसूनी होते हैं, मतलब मानसून आता है तो ये एकदम हरे भरे रहते हैं। लेकिन जैसे ही गर्मी का दिन आएगा, मई जून का महीना आएगा, अप्रैल का महीना आएगा, तो ये पत्तियां अपना गिरा देते हैं, क्योंकि पत्तियां जब होती है तो ये ज़्यादा वाष्पीकरण करना पड़ता है, पानी की अधिक जरूरत पड़ती है, इसलिए ये पत्तियां अपना गिरा देते हैं। और पत्तियां अपना गिरा देते हैं जिसके चलते पानी का रिसाव कम होता है, पानी की जरूरत कम होती है वहाँ पर, तो अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पत्तियों को गिरा देते हैं। वैसे ही ये भी करते हैं, ये मरुस्थल में होते हैं, यहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है। इस क्षेत्र में भी कटीले वन जहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, तो इनकी पत्तियाँ जो होती हैं ना, इनकी पत्तियाँ जो होती है ये नुकीली हो जाती है, नुकीली हो जाती है, इसे याद रखिएगा। इनकी पत्तियाँ एकदम नुकीली हो जाती है, मतलब ये अपनी पत्तियों को एकदम नुकीलीदार बना लेते हैं, इस टाइप का। मतलब कि जितना कम क्षेत्रफल रहेगा उतना ही पानी का शोषण कम करेंगे ये। मतलब कहने का है कि इनकी पत्तियां एकदम कांटेदार हो जाती है, इनकी पत्तियां जो कटीले वन होते हैं, इनकी पत्तियां एकदम कांटेदार हो जाती है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें, जैसे आपका नागफनी का पौधा आता है। इसमें कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? तो इसमें आता है नागफनी का पौधा। उसके बाद आता है आपका बबूल का पौधा आता है। उसके बाद बेर का पौधा आता है। तो ये सब जो पौधे हैं ना, ये सब आ जाते हैं आपका। खजूर का भी पौधा इसी में आता है, तो इसे ध्यान में रखेंगे। नागफनी का पौधा बहुत ही फेमस है, ये पूछा जाता है कि नागफनी का पौधा किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, बबूल किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं, और बेर किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। तो देखिए ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये वैसे, मतलब ये जो वन आप देख रहे हैं, ये वन वैसे क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा बहुत ही कम। जैसे पश्चिमी भारत मतलब राजस्थान का ज़्यादा एरिया, तो राजस्थान के ज़्यादा एरिया में देख लीजिए, यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। मतलब यहाँ पर वर्षा जो होती है, इसके लिए जो वर्षा होती है, वो 70 सेंटीमीटर से भी कम होती है। वर्षा जो होती है 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से भी कम होती है। बताइए कितना कम होता है, जिसके चलते यहाँ पर कटीले वन पाए जाते हैं। और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये मध्य प्रदेश के, मतलब महाराष्ट्र के विदर्भ का क्षेत्र से लेकर के ये आंध्र प्रदेश के एरिया तक, ये वृष्टि छाया प्रदेश है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो ये वृष्टि छाया प्रदेश का क्षेत्र है जहां पर वर्षा नहीं हो पाती है। मैंने बताया था कि जब मानसून चलता है यहाँ पर, तो मानसून चलता है तो यहाँ से अरावली पर्वत से टकराने के बाद इधर निकल जाता है, यहाँ पर नहीं पहुँच पाता है, जिसके चलते ये क्षेत्र वंचित रह जाता है। इसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। तो शैडो जोन बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र। अब वृष्टि छाया क्षेत्र के इस एरिया में भी कौन से वन पाए जाते हैं? कटीले वन पाए जाते हैं। तो ये भी ध्यान में रखना है। इसके लिए 70 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए, अब हम चलते हैं कहाँ? चौथे नंबर पे। हमारा चौथे नंबर पे है पर्वतीय वन। कौन सा है यहाँ पर? पर्वतीय वन। तो आप देखिए पर्वतीय वन के बारे में खूब अच्छे से समझेंगे। देखिए पर्वतीय वन के बारे में, जैसे पर्वतों पे क्या है ना कि देखो, तापमान के हिसाब से और ऊंचाई के हिसाब से जलवायु में परिवर्तन होते चला जाता है। तो मतलब कहने का है कि जलवायु में परिवर्तन वाले पौधे मिलते हैं। जैसे अलग अलग प्रकार के जलवायु वाले पौधे मिलेंगे आपको। जैसे आप हिमालय पे चले जाइए, तो हिमालय की ऊंचाई 8,848 मीटर जो सबसे पीक पॉइंट है उसका। लेकिन जनरली अगर हिमालय की ऊंचाई अगर आप देखेंगे तो 5,000, 6,000, 6500 है। तो वहाँ तक इसकी ऊंचाई पर पौधे पाए जाते हैं, लेकिन 4800 मीटर से ऊपर नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि आप जानते होंगे, आप पढ़े होंगे कि जैसे क्षोभ मंडल है, तो क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं, क्षोभ मंडल में जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं, तो प्रति 165 मीटर ऊपर जाने पर, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान, 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है? घट जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। अगर क्षोभ मंडल में हम ऊपर की ओर प्रति 165 मीटर ऊपर जाएं, तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मतलब प्रति किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है।
कभी ना कभी ऐसा समय आता है कि 0 डिग्री हो जाता है वहाँ पर। अब बताइए कि 0 डिग्री पे कौन से बन पाए जाएंगे। तो देखिए ऊंचाई के हिसाब से यहाँ से मैं लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये हिमालय है, मान लीजिए हिमालय है इधर, ये मान लो कि ये धरती का एरिया है, ये पर्वत पहाड़ है, ये पहाड़ है। अब देखिए अब यहाँ पर कौन से बन पाए जाएंगे। यहाँ पर मान लो 1500 मीटर ऊंचाई पर पहुँच गए, 1500 मीटर ऊंचाई पर। तो इस 1500 मीटर ऊंचाई पर किस प्रकार के बन पाए जाते हैं। तो देखिए 1500 मीटर की ऊंचाई पर अगर हम पहुँचते हैं तो यहाँ पर सदाबहार एवं पर्णपाती वन भी पाए जाते हैं। पर्णपाती वन मतलब यहाँ पर एवरग्रीन भी आपको मिलेंगे और डिसिडुअस फॉरेस्ट भी मिलेंगे यहाँ पर। तो इसे याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि शुरुआती में 1500 मीटर की ऊंचाई पे जैसे ही आप पहुंचेंगे तो वहाँ पे कौन से वन पाए जाएंगे। तो वहाँ पर आपको मिलते हैं सदाबहार एवं पर्णपाती वन। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं 2500 पर, जैसे यहाँ पर मान लो कि ये 2500 है, तो ये 2500 मीटर की अगर ऊंचाई पर आप बढ़ते हैं, यहाँ पर 2500 मीटर की ऊंचाई पर, तो यहाँ पर आपको वन कौन सा मिलेगा। यहाँ पर मिलेगा शीतोष्ण वन मिलता है। शीतोष्ण कहने का मतलब कि सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोल सकते हैं, शीतोष्ण वन। उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जा रहे हैं, तो यहाँ पर मान लो कि हम 3500 पे आ गए, 3500 पर। तो 3500 मीटर पे जैसे ही आप बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कुणधारी वन। कुणधारी को हम लोग बोलते हैं शंकुधारी वन। शंकुधारी वन। शंकुधारी को हम लोग क्या बोलते हैं, शंकुधारी को हम लोग बोलते हैं कोनीफेरस फॉरेस्ट। कोनीफेरस फॉरेस्ट यहाँ पे मिलेगा 3500 मीटर की ऊंचाई पर। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर मान लेते हैं कि 4800 मीटर है, 4800 मीटर यहाँ पर बढ़ेंगे तो यहाँ पर कौन सा वन पाया जाएगा। तो यहाँ पर आपका वन मिलता है टुंड्रा। टुंड्रा को टुंड्रा ही बोलते हैं। यहाँ पर मिलेगा आपको टुंड्रा वन पाया जाता है। तो देखिए प्रश्न कैसे एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि हिमालय में 1500 से 2000 के बीच में, मतलब अगर शुरू से आप 0 से लेकर के 1500 तक देखेंगे तो यहाँ पे कौन सा वन पाया जाएगा, सदाबहार वन, सदाबहार या पर्णपाती वन। 1500 से 2500 के बीच में कौन सा वन पाया जाएगा, तो ये शीतोष्ण वन पाया जाएगा। 2500 से 3500 के बीच में शंकुधारी वन, और 3500 से 4800 के बीच में कौन सा, टुंड्रा वन पाया जाएगा। और 4800 के बीच में तो बर्फ रहता है। 4800 के ऊपर तो आप जाएंगे तो आपको बर्फ मिलेगा, तो वहाँ पे कोई वन नहीं पाया जाता है। तो इसे समझ गए, इसे ध्यान में रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही पूछा जाता है कि अब बताइए कि 4800 और 3500 के बीच में कौन सा वन पाया जाएगा, टुंड्रा वन पाया जाएगा। उसके बाद 3500 और 2500 के बीच में कौन सा वन पाया जाएगा, तो कुणधारी वन यानी शंकुधारी वन पाया जाएगा, कोनीफेरस फॉरेस्ट बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर 1500 से 2500 के बीच में कौन सा वन पाया जाएगा, तो शीतोष्ण वन पाया जाता है। उसके बाद 0 से 1500 के बीच में कौन सा वन, तो सदाबहार एवं पर्णपाती वन। समझ गए। तो उसके बाद एक लास्ट हमारा 5वां बच गया है, उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए यहीं पर देख लेते हैं 5वां। देखिए 5वां जो हमारा वन है, मैंग्रोव या ज्वारीय। देखिए इसके बातों से ही समझ में आ रहा होगा, मतलब कि टाइडी फॉरेस्ट जहां पे टाइड आता है, ज्वार आता है, या मैंग्रोव फॉरेस्ट। देखिए मैंग्रोव फॉरेस्ट या ज्वारीय वन कहाँ पाया जाता है, तो वहाँ वह क्षेत्रों में जहाँ पर नदियाँ अपना डेल्टा बनाती है और ज्वार भट्टे वहाँ पे आते रहते हैं, मतलब कि वैसा क्षेत्र जहाँ पर नदियाँ अपना डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये मैंग्रोव वन देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, और यहीं पर मैंग्रोव और ज्वारीय वन पाए जाते हैं। लेकिन भारत में नहीं, सबसे ज़्यादा तो पाए जाते हैं, लेकिन इसका
इस डेल्टा का, जो सुंदरवन का डेल्टा है, इस डेल्टा का सबसे ज़्यादा हिस्सा बांग्लादेश में है। भले यहाँ पर मैंग्रोव वन ज़्यादा पाए जाते हैं लेकिन भारत में नहीं, क्योंकि इस डेल्टा का सबसे ज़्यादा हिस्सा बांग्लादेश में है। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये महानदी का डेल्टा है, तो महानदी पर भी, महानदी के डेल्टा पे भी कौन सा वन पाए जाते हैं यहाँ पर, तो मैंग्रोव या ज्वारीय वन पाए जाते हैं। उसके बाद ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये कृष्णा और गोदावरी का, केजी बोलते हैं इसे, केजी, कृष्णा गोदावरी का जो डेल्टा है, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में भी कौन से वन पाए जाते हैं, तो यहाँ पे भी वही वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव या ज्वारीय वन। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ना, ये पूरा हिस्सा जो है ये गुजरात का कच्छ का रण है, कच्छ का रण, इसे ध्यान में रखना है, ये कच्छ का रण है, कच्छ का रण, रन ऑफ कच्छ। कच्छ का रण भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र है जहां पर ज्वारीय वन पाए जाते हैं। ये भारत में है ना, तो ये भारत में अगर पूछ देगा आपसे कि भारत में सबसे ज़्यादा ज्वारीय वन कहाँ पाए जाते हैं या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा कच्छ की खाड़ी गुजरात में, कच्छ की खाड़ी गुजरात में। देखिए ये वैसे क्षेत्र होते हैं ना जहाँ पर समुद्र का पानी मतलब तट के एकदम समीप पहुँच जाता है, जहाँ पर वन जो होते हैं जंगल वो ज़्यादातर पानी में डूबे होते हैं, और पानी में डूबे होने के चलते ज़्यादातर रेप्टाइल्स मतलब जो रेंग कर चलने वाले जीव होते हैं वो अपना यहाँ पर अंडा देते हैं, इन क्षेत्रों में उनका वास होता है। तो समझ रहे होंगे, तो कहने का मतलब कि मैंग्रोव वन भी आप समझ गए। मैंग्रोव वन में ज़्यादातर वन कौन सा पाए जाते हैं, तो वहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाई जाती है, इसीलिए तो इसका नाम सुंदरवन का डेल्टा रखा गया है। मैंग्रोव के जंगल में मैंग्रोव के पेड़ पाए जाते हैं, उसके बाद सुंदरी वृक्ष पाई जाती है, तो इसे याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुजरात के कच्छ का मैंग्रोव के बाद ये भारत का सबसे बड़ा है ना, ये भारत का सबसे बड़ा है। और उसके बाद ये है आपका आंध्र प्रदेश, ये जो कृष्णा और गोदावरी का जो क्षेत्र है डेल्टा, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो गुजरात वाले क्षेत्र के बाद आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर मैंग्रोव के जंगल ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी, 5 प्रकार के वनों को मैंने समझा दिया अच्छे से। अगले क्लास में मैं लेकर आऊँगा डाटा, जो मतलब वनों को ऑफिशियल डाटा है वनों के बारे में। जैसे पूछा जाता है कि दूसरा सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं, सबसे कम वन किस राज्य में है, परसेंटेज के हिसाब से सबसे वन कहाँ है, भारत में पर्णपाती वनों का परसेंटेज कितना है, बात समझ रहे हैं, भारत में टोटल वनों का परसेंटेज क्या है, पेड़ों सहित पूरे वन कितने हैं। तो इस तरीके का मैं डाटा अगले क्लास में लेकर आऊँगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।